हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का केसरी बैच में, जिसमें कि आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा सबसे प्राइम टॉपिक रहेगा आज का विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर को आज हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे, और स्टोरी से को सुनने के बाद आप सीडीएस में आए हुए सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो इस टॉपिक से जो भी आए हैं। ठीक है, इस क्लास के एंड में हम आप कुछ पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसके थ्रू आपको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। अभी के लिए हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो सबसे पहले तो विजयनगर क्यों पढ़ना है हमें, वाई विजयनगर मैटर्ड, हमें ये वाला जो पोर्शन है ये अलग से क्यों पढ़ाया जाता है। वहां ऑब्वियसली हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम, क्योंकि हिस्ट्री से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। और हम उनमें जो भी हिस्ट्री में गलतियां की हैं पुराने रूलर्स ने, उनको रिपीट ना करें, ये सब देखने के लिए हमें हिस्ट्री जरूरी है, एक सब्जेक्ट है ना। तो हिस्ट्री में हम विजयनगर एम्पायर पढ़ते हैं क्योंकि वहां का लॉ एंड ऑर्डर काफी मेंटेन्ड था। वहां पे काफी अच्छे से पीस और सिक्योरिटी को पूरे टेरिटरीज में मेंटेन किया गया था। इकोनॉमिक ग्रोथ में उन्होंने ट्रेड को, कॉमर्स, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को काफी ज्यादा इंकरेज किया। कल्चरल पैटर्नेज यानी कि यहाँ पे आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सारी कल्चरल चीजें काफी अच्छे से फ्लरिश होती हुई हमें दिखी थी। और ग्रैंड आर्किटेक्चर तो हम जानते ही हैं, जो हम आज के टाइम में भी देखते हैं कि यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं पुराने, जो इतने ब्यूटीफुल है, जिनका आर्ट इतना ब्यूटीफुल है। तो वो सब चीजें हम जानने के लिए विजयनगर को महत्वपूर्ण समझते हैं अपनी स्टडीज में, है ना। चलिए, तो ये थ्योरी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं एक कहानी से कि ये शुरुआत कैसे हुई। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये मुगल डायनेस्टी के राजा थे, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उन्होंने काफी ज्यादा एक्सपैंड किया था अपने दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, काफी ज्यादा एक्सपैंड किया था दिल्ली सल्तनत को। लेकिन कहां तक ले गए थे एक्सपैंड करके, आप जानते हो, यहाँ कहीं पे एक टाउन होता था मदुरई। ठीक है, तो एक्सपैंड किया था इन्होंने अपने पूरे सल्तनत को फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स द साउथ। तो ये इसको ले गए थे टू मदुरई, जो कि साउथ में पड़ता है। ठीक है, लेकिन इतना अच्छा काम करने के बाद इनसे क्या हुआ, इनसे दो मिस्टेक्स हो गई। इनकी दो मिस्टेक्स का फायदा उठाया दो लोगों ने, और फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ विजयनगर एम्पायर। तो दो मिस्टेक्स क्या थी इनकी, इनकी दो गलतियां थी अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना। ठीक है, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, शिफ्ट किया इन्होंने अपनी कैपिटल को, कहां से कहां, फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। दौलताबाद तक ले गए अपनी दिल्ली को, यहाँ मतलब अपनी कैपिटल को यहाँ से उठा के यहाँ ले आए दौलताबाद। जिसके कारण इनका जो साउथ की तरफ कंट्रोल था, नॉर्थ की तरफ, मतलब दोनों तरफ से इनका कंट्रोल खराब होता गया। साउथ वालों में भी इनका इतना डर नहीं रहा, कैपिटल शिफ्ट हुई। और साथ में एक गलती और क्या हुई, इन्होंने एक न्यू करेंसी लेकर आए, मतलब कि एक टोकन करेंसी जिसको कहा जाता है। ठीक है, टोकन करेंसी की एक वीक पॉलिसी लाने के कारण इनकी ये जो दो गलती थी, इन्हें काफी भारी पड़ी। इन दो गलती के चलते दो लोग थे जिनका नाम था क्या, हरिहर एंड बुक्का। ठीक है, हरि हरिहरा एंड बुक्का, ये दो ब्रदर्स थे, BU ये जो दो ब्रदर्स थे, इन्होंने काफी ज्यादा फायदा उठाया इस चीज का कि भाई, अगर अब ये जो दिल्ली सल्तनत है ये वीक हो रही है, तो क्यों ना हम अपना ही राज्य स्थापित कर लें। तो इन्होंने क्या स्थापित किया, मतलब क्या स्टार्ट किया, विजयनगर एम्पायर। समझ रहे हो। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, उन्होंने दिल्ली सल्तनत को काफी एक्सपैंड किया, मदुरई तक पहुंचा दिया साउथ के। लेकिन दो गलतियों के चलते, पहला कैपिटल शिफ्ट करना और दूसरा टोकन करेंसी जैसी वीक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के कारण, दो लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया, हरिहर और बुक्का ने, और विजयनगर एम्पायर जो है उसको एस्टेब्लिश किया। अब ये जो विजयनगर एम्पायर था, इसकी स्थापना तो हो गई। ठीक है, विजयनगर एम्पायर की स्थापना तो हो गई, किसने की, बाय हरिहर एंड बुक्का। अब यहां पर स्थापना होने के बाद पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई ये जो किंगडम था ये था कैसा। ये किंगडम तो हिंदू किंगडम था। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर काफी ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन थी, या मतलब रूलर्स जो रहे बेसिकली वो हिंदू रहे। ठीक है, हिंदू पॉपुलेशन थी, हिंदू रूलर्स रहे। वो काफी जो किंगडम था 300 सालों तक, काफी ज्यादा लंबे समय तक ये चला। 300 ईयर्स तक इसने राज किया। वो भी जब ऊपर मुगल डायनेस्टीज चल रही थी, उस समय साउथ में ये डायनेस्टी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी। मतलब ये जो विजयनगर एम्पायर था काफी ज्यादा प्रोमिनेंट तरीके से उभर रहा था। उस समय में क्या हुआ कि जब ये हरिहर बुक्का जो थे, इन दोनों ने इनको स्टैब्लिश तो कर दिया, लेकिन टोटल विजयनगर एम्पायर पर 4 डायनेस्टीज ने रूल किया। ठीक है, 4 डायनेस्टीज यहाँ पर आई। हर एक डायनेस्टी से हमें कोई वीक और कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंग देखने को मिला। वो 4 डायनेस्टीज कौन सी थी, वो 4 डायनेस्टीज थी
संगमा, सुलुवा, तुलुवा और अराबिडो। ठीक है, तो ये 4 डायनेस्टीज थी, संगमा, सुलुवा, तुलुवा और अराबिडो। इसी सीरीज में ये डायनेस्टीज हमें इस किंगडम में देखने को मिली, इस एम्पायर में देखने को मिली। विजयनगर एम्पायर के बारे में जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो भी कुछ लिखते हैं। तो ड्यूआर्टे बारबोसा, ये ट्रैवलर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स हैं ना, वो काफी ज्यादा सेक्युलर हैं। सेक्युलर मतलब वहां पर वो हर एक रिलीजन को प्रीच करवा रहे हैं और हर एक रिलीजन को मतलब प्रॉपर तरीके से उनको फ्रीडम है कि कोई पॉपुलर मतलब जो भी उनकी पॉपुलेशन है वो किसी भी धर्म को फॉलो करे और उसको प्रीच कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। तो ड्यूआर्टे बारबोसा विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को सेक्युलर बताते हैं। यहीं पर जो पोर्टुगीज ट्रैवलर थे एक, ठीक है, एक पोर्टुगीज ट्रैवलर थे जिनका नाम था डोमिंगो पेज। डोमिंगो पेज ये विजयनगर एम्पायर के बारे में बोलते हैं कि हम्पी जो जगह है यहाँ पर, हम्पी, ठीक है, हम्पी बिल्कुल इतनी बड़ी है जितना रोम बड़ा है। हम्पी को रोम से इन्होंने कंपेयर किया, एक तरह से आप ये समझ लो। और आज के समय में जो हम्पी है उसकी क्या खास बात है पता है आपको? हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, मतलब कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक साइट है हमारी कंट्री की, ये हम्पी, जो कि इतने पुराने समय से इतना फ्लरिश्ड है, मतलब शुरू से उसकी तारीफें होती आई हैं। इसके अलावा पर्शियन एम्बेसडर थे एक, ठीक है, एक पर्शियन एम्बेसडर थे जिनका नाम था अब्दुल रजाक। ये सब ट्रैवलर जो हम लिख रहे हैं, ये स्टार मार्क कर रही हूँ तो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेना। ठीक है, इनके नोट्स आप अपने हैंड रिटन बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, अब्दुल रजाक जो थे, ये क्या लिखते हैं कि इन्होंने आज तक कभी हम्पी जैसा शहर नहीं देखा। ठीक है, तो इन्होंने हम्पी की इन्होंने भी तारीफ की। इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा कि डिड नॉट सी एनी सिटी लाइक हम्पी, कि इन्होंने हम्पी जैसा शहर कहीं पर इससे पहले नहीं देखा। तो हम्पी की तारीफें पहले से चलती आ रही है और आज के समय में वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर। देखो यहाँ पर ये जो इमेज है शो कर रही है कि न्यू दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया तुगलक डायनेस्टीज ने अपनी कैपिटल को, जिसके कारण अब उनका साउथ पे कंट्रोल लूज हो गया था। अगर हम बात करें पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो भाई इसको एक कहानी की तरह समझोगे तो याद रहेगा। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, यहाँ पे हम ये जानते हैं कि भाई सबसे पहले कौन आए थे यहाँ पर, हरिहर, है ना, हरिहरा। ये जो थे ये पहले रूलर थे। इन्होंने होयसला टेरिटरी, ठीक है, होयसला टेरिटरी को एनेक्स किया। एनेक्स करने का मतलब क्या है, उसको कब्जा किया। ठीक है, और यहाँ पर रूल किया। ये बातें कब की है, 1336 से 1356 तक ये रूल कर पाए थे। यानी 1336 में जो ये आपका विजयनगर किंगडम है ये जमा था, मतलब ये शुरू हुआ था। ठीक है, हरिहर बुक्का, हरिहर के बाद उनके जो ब्रदर थे, कौन, बुक्का। ठीक है, बुक्का राया नाम था इनका। जो बुक्का राया था उन्होंने विजयनगर एम्पायर को एक्सपैंड किया। विजयनगर एम्पायर को मैं वी लिख रही हूँ, उनको एक्सपैंड किया। ठीक है, और एक्सपैंड करके उसे कहां तक ले गए, मदुरई तक, यहीं तक। ठीक है, यहां तक वो उसको ले गए। तो ये हुई पहली हरिहरा की बात। फिर आए बुक्का, उन्होंने विजयनगर एम्पायर को एक्सपैंड किया और मदुरई तक ले गए। ठीक है, इनके दौरान इस समय में कुछ खास बातें चल रही हैं। क्या बातें चल रही हैं, लड़ाई झगड़े की बातें चल रही हैं। जब यहाँ पर आप समझो, जब तुगलक डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, जब तुगलक डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन हो रही थी ना, उस समय में क्या हुआ, डेक्कन सल्तनत ग्रो कर रही थी। तुगलक डायनेस्टीज कहां से थी, ये दिल्ली सल्तनत थी, है ना। तो जब दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो रही थी उस समय डेक्कन सल्तनत मजबूत हो रही थी, और इस सल्तनत का नाम क्या था, बहामनी। ठीक है, बहामनी सल्तनत इसको बोलते हैं। तो बहामनी सल्तनत जो थी ये काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। बहामनी सल्तनत तो स्ट्रांग हो ही रही थी और साथ साथ यहाँ पर अब कौन आ गई थी, विजयनगर एम्पायर और स्टार्ट हो गया था। तो इस सब के चलते विजयनगर एम्पायर और दूसरी तरफ बहामनी किंगडम, ठीक है, या फिर बहामनी सल्तनत, इन लोगों की क्या शुरू हो गई, राइवलरी शुरू हो गई। राइवलरी मतलब
इन दोनों के झगड़े, ठीक है, आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे। राइवलरी तो चल रही, चलो, लेकिन राइवलरी हो क्यों रही थी? राइवलरी हो रही थी 3 चीजों की वजह से। पहला कोंकण, जो आपको मैप में दिख रहा होगा, कोंकण। दूसरा तुंगभद्रा दोआब, तुंगभद्रा दोआब, ठीक है। और तीसरा कृष्ण गोदावरी डेल्टा, कृष्ण गोदावरी डेल्टा, ठीक है। अब भाई इन पे क्यों लड़ाइयां कर रहे थे? क्योंकि तुंगभद्रा दोआब और कृष्ण गोदावरी डेल्टा ऑब्वियसली ये क्या है? फर्टाइल, ठीक है, ये तो फर्टाइल है, यहाँ पर अच्छा एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है, अच्छी खासी सिविलाइजेशन ग्रो कर सकती है। और कोंकण पर इसलिए क्योंकि कोंकण जो था, इसके मेन लड़ाइयां थी हॉर्सेस के लिए, ठीक है। अब वो कैसे? जो यहाँ पर नॉर्थ साइड से हॉर्सेस आते थे, मतलब ट्रेड के लिए, ठीक है, हॉर्सेस का क्या होता था? ट्रेड होता था, क्योंकि हॉर्सेस से किसी भी स्टेट की जो आर्मी होती थी वो स्ट्रांग होती थी, मिलिट्री स्ट्रांग होती थी, है ना। तो यहाँ पर कोंकण के थ्रू वो आते थे, ट्रेड होता था। लेकिन यहाँ बीच में आ गई बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम जो था वो ट्रेड नहीं होने दे रहा था हॉर्सेस का, तो जिसके कारण यहाँ साउथ में अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस, या फिर आप जो लगा लो स्ट्रॉन्ग हॉर्सेस, या फिर इनफैक्ट हॉर्सेस का ट्रेड ही कम हो गया था, ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ से जब वो हॉर्सेस को आने नहीं दे रहे हैं, तो ये कोंकण वाला रीजन क्यों नहीं आने दे रहे? क्योंकि वो कोंकण वाले रीजन को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। तो कोंकण के ऊपर लड़ाई थी, तुंगभद्रा दोआब के ऊपर लड़ाई थी, और कृष्ण गोदावरी डेल्टा के ऊपर लड़ाई थी। किनके बीच में थी? बहामनी सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बीच में थी, ठीक है। अब ये तो चलो चलता रहा, इसके लड़ाइयों में ये जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ इनको लेके परेशान जरूर थे कि हम एक दिन तो इनसे ये छीन ही लेंगे, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट आए हैं कौन? नेक्स्ट आते हैं देवराय, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम जिनको पढ़ रहे हैं वो कौन है? देवराय। ये हम इंपॉर्टेंट राजाएं पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। देवराय फर्स्ट, जिन्होंने 1404 के आसपास से 1422 तक रूल किया, ठीक है। इन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, वॉर की ओवर तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये लोग हमसे पहले जो राजा रहे हैं वो हरा तो नहीं पाए, मैं इनको हरा दूंगा, बहामनी वालों को। हमारी तो पहले से ही दुश्मनी चल रही है बहामनी सल्तनत से, तो क्यों ना मैं उनसे लड़ाई करूं और इनको हरा दूं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया? 1408 में बहामनी वालों से लड़ाई शुरू कर दी, ठीक है। बहामनी में उस समय कौन थे किंग? बहामनी के जो किंग थे वो थे सुल्तान फिरोज शाह, ठीक है, सुल्तान फिरोज शाह। अब सुल्तान फिरोज शाह जो थे, ये इधर एक तरफ, और इनके वर्सेस लड़ाई किसकी चल रही है? विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर के किंग कौन थे उस समय? यहाँ पे बहामनी, और वहां पर विजयनगर एम्पायर के किंग थे देवराया वन, ठीक है। तो इन दोनों की हो गई लड़ाई। अब इन दोनों की लड़ाई में बुरी तरह से हारे देवराया वन, ठीक है। अब क्योंकि देवराया वन जो थे उनकी डिफीट हुई, तो इस जो वॉर हुई यहाँ पर, इसमें देवराया वन जो थे वो डिफीट हुए, ठीक है। इनको हार मिली। मिलने पर क्या हुआ? इनको सजा मिलेगी कुछ। सजा क्या मिली? कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, ठीक है, डॉटर की मैरिज की, मैरिड टू फिरोज शाह, ठीक है, इनके साथ अपनी बेटी की शादी कर दी, और साथ साथ में अपनी थोड़ी टेरिटरी भी इनको देनी पड़ी, प्लस गेव सम टेरिटरी, दहेज में, है ना, थोड़ा इनको डावरी देना पड़ा, अपनी टेरिटरी का हिस्सा। तो देवराय फर्स्ट को लड़ाई हारने के बाद अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी फिरोज शाह सुल्तान से, और साथ साथ में थोड़ी टेरिटरी भी उन्हें छोड़नी पड़ी और इनको देनी पड़ी, ओके। अब इससे क्या हुआ? इनको एक तरह से लॉस हुआ, पूरी तरीके से लड़ाई जीत नहीं पाए, ऊपर से बहुत सारी चीजें हार और गए। तो पहला केस तो ये हुआ। दूसरा केस, इन्होंने फिर से सोचा कि भाई अब 1420 में मैं दोबारा से बदला लूंगा, ठीक है। अब की बार इन्होंने हरा दिया, ठीक है, कि डिफीटेड फिरोज शाह, लड़ाई लड़ी और फिरोज शाह को डिफीट किया, और उसके बाद क्या किया? इसके बाद इन्होंने रिकैप्चर कर लिया अपनी खोई हुई टेरिटरीज को, ठीक है, रिकैप्चर्ड हिज लॉस्ट टेरिटरीज। जो अपना चीजें इन्होंने खोई थी वो वापस ले आए वहां से, ठीक है। तो ये थी देवराय वन की कहानी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 1425 के राजा देवराय टू, देवराय सेकंड, ठीक है। इनकी क्या कहानी है? इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनका जो काल था, इनको का मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि देवराय सेकंड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किंग थे, ठीक है, मोस्ट पावरफुल इन्हें माना जाता है
मोस्ट पावरफुल, ठीक है, रूलर ऑफ संगमा डायनेस्टी। संगमा डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे, ठीक है। हम 4 डायनेस्टीज पढ़ेंगे ना, संगमा, सुलुवा, तुलुवा और अराबिडू। उसमें से हम अभी सिर्फ इंपॉर्टेंट किंग्स पढ़ रहे हैं। देवराय सेकंड को इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल किंग माना जाता है, कहाँ का, संगमा डायनेस्टी का, ठीक है। इनके समय में यहाँ पर एक पोर्टुगीज ट्रेवल आए थे, पोर्टुगीज ट्रैवलर आए थे, जिनका नाम था फर्नाओ नूनीज। ये काफी ज्यादा खराब सा राइटिंग आ रहा है अभी, NUNIZ, शॉर्ट में इनको न्यूनीज के नाम से जानते हैं। तो न्यूनीज, ठीक है, इन्होंने जो है ये लिखा कि भाई जो श्रीलंका, पेगू और मलाया स्टेट हैं, ये सब ट्रिब्यूट देती हैं देवरायवन को, ठीक है। पेड ट्रिब्यूट्स, ट्रिब्यूट्स का मतलब क्या है कि भाई इनको टैक्स, पैसा, गिफ्ट्स, ये सब ट्रिब्यूट देती हैं ये देवराय वन को। मतलब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंग और पावरफुल हैं वो, कि वो ऐसी बड़ी बड़ी स्टेट से भी क्या लेते हैं, टैक्स या फिर ट्रिब्यूट्स ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आई तुलुवा डायनेस्टी की। अब बारी तो आई संगमा के बाद सुलुवा की, लेकिन अभी मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट किंग्स रीड करा रही हूँ, तो उनमें से जो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है मैं पहले वो समझा रही हूँ, ठीक है। तो तुलुवा में हमारे कौन से किंग थे, कृष्ण देवराय, ठीक है, कृष्ण देवराय, ये किंग थे हमारे 1509 में। और ये जो कृष्ण देव राय थे, इनकी खास बात क्या है कि ये बाबर के कंटेम्प्ररी थे एक तो, ठीक है। बाबर का नाम आपने सुना होगा। जो बाबर थे ना, उन्होंने इनके बारे में ये बोला कि भाई ये काफी ज्यादा अच्छे किंग है, काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग किंग है इस समय के, ठीक है। तो ही वॉज कंटेम्प्ररी टू बाबर। तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर के कौन सी डायनेस्टी थी जब बाबर जो है वो पावर में थे, या फिर कौन से किंग थे जिनके बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि ये किंग काफी स्ट्रॉन्ग है, तो कृष्णदेव राय, ठीक है। कृष्णदेव राय जो थे, उस उनके समय पर विजयनगर एम्पायर जो है वो अपनी पीक पर था। मतलब काफी ज्यादा अच्छी डेवलपमेंट आर्किटेक्चर में, आर्ट में, लिटरेचर में, हर चीज में देखने को मिली। इन्हीं के समय में डोमिंगो पेज नाम के जो ट्रैवलर थे, जो कहाँ से आए थे, वो मुझे आप बताना, डोमिंगो पेज कहाँ से आए थे, अभी हमने पढ़ा था। इन्होंने रोम का कंपैरिजन किया था, रोम से कंपेयर किया था, किसको, हम्पी को, है ना। इसके अलावा इन्होंने बीजापुर सल्तनत को डिफीट किया था, ही डिफीटेड बीजापुर सल्तनत। पोर्टुगीज जो है इन्हीं के समय इंडिया आए थे, पोर्टुगीज विजिटेड इंडिया, इन्हीं के समय पोर्टुगीज इंडिया आए थे। और यहाँ पर खास बात यह है कि जब पोर्टुगीज इंडिया आए थे तो पोर्टुगीज का एक गवर्नर थे, ठीक है, एक गवर्नर थे जिनका नाम था एल्बर्ग, ठीक है। और वो इनके काफी अच्छे फ्रेंड बन गए थे, ठीक है, फ्रेंड बन गए थे इनके काफी अच्छे। अब क्योंकि वो इनके फ्रेंड थे तो फिर वो इनकी काफी हेल्प भी करते थे। तो पोर्टुगीज के जो एक गवर्नर थे एल्बर्ग, इन्होंने इनकी काफी हेल्प की, यानी इनको मिलिट्री एड देते थे, ठीक है। ये गेव मिलिट्री एड टू कृष्ण देव राया, केडी लिख रही हूँ, कृष्ण देव को शॉर्ट में, ठीक है, कृष्ण देव राया। अब इन्होंने इनको, अगर पोर्टुगीज जो हैं वो इनको मिलिट्री एड दे रहे हैं तो ये भी तो बदले में कुछ देंगे ना इनको, कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय ने इनको बदले में क्या दिया, कृष्ण देव राया गेव परमिशन, उनको फोर्ट बनाने की परमिशन दी थी कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय गेव परमिशन टू बिल्ड भटकाल फोर्ट, BHATKAL, भटकाल फोर्ट। तो पोर्टुगीज को भटकाल फोर्ट बनाने की परमिशन मिली थी थ्रू कृष्णदेव राया, ओके। अब इसके बदले में उन्होंने इनको मिलिट्री एड, वो सब देते थे, मिलिट्री एड, ओके, ये सब चीजें चल रही थी। अब यहाँ पर साथ साथ में एक और अलग से चीज क्या है, वो ये कि इनको ग्रेट बिल्डर के नाम से जाना जाता है, ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, ठीक है, इनको ग्रेट बिल्डर के नाम से जाना जाता है। साथ साथ में इनके
टाइम को बोला जाता है कि वो गोल्डन एज था आर्किटेक्चर का। इट वॉज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, कि इनके समय में बहुत अच्छे से आर्किटेक्चर जो है वो ग्रो कर रहा था। इसके साथ साथ में इन्होंने काफी ज्यादा लिटरेचर को सपोर्ट किया। ठीक है, ही सपोर्टेड किसको? ही सपोर्टेड तेलुगु, कन्नड़ एंड तमिल पोएट्स। तमिल पोएट्स का एक काफी अच्छा एग्जाम्पल आता है, कौन? हरिदासा। ठीक है, तो आप ये नाम जरूर याद रखना कि हरिदासा इज अ तमिल पोएट, जिनको पैटर्नेज किसने दी थी या सपोर्ट किसने किया था? कृष्णदेव राया ने। ठीक है, और कृष्णदेव राया किससे बिलोंग करते थे? तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और तो और इनके समय में, यानी ये मैं सब कुछ कृष्णदेव राया के बारे में लिख रही हूँ। ठीक है, कृष्णदेव राया के बारे में क्या एक बात और है कि इनके समय में 8 तेलुगु पोएट्स थे। ठीक है, 8 तेलुगु पोएट्स एंड स्कॉलर्स होते थे इन हिज कोर्ट। और इनको हम क्या बोलते हैं? 8 तेलुगु पोएट जो थे, इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था अष्ट दिग्गज। आपने नाम सुना होगा शायद से, अष्ट दिग्गज। ठीक है, ये जो अष्ट दिग्गज, अष्ट मतलब 8, इन्हीं में से एक थे कौन? वन ऑफ देम, जिसको हम लोग बीरबल ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीरबल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, कौन है वो? तेनालीरामा। इनके काफी ज्यादा शोज और सीरियल्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह भी आती थी टीवी पे, अगर आप लोगों ने कभी देखी हो तो तेनालीरामा इज रेफर्ड टू एज द बीरबल ऑफ साउथ इंडिया, जो कि 8 तेलुगु पोएट्स में से एक थे। किसके कोर्ट में थे? और वो राजा कृष्णदेव राया के कोर्ट में थे। ठीक है, ये सब बातें हुई इन्होंने और एक स्पेशल बात और ये कि जो ये कृष्णदेव राया जी हैं, इन्होंने भी एक किताब लिखी है। ठीक है, कृष्ण देव राया जो है, काफी किताबें लिखी हैं ऐसे इन्होंने। ये ऑथर भी रहे हैं एक तेलुगु लिटरेचर के। ठीक है, तेलुगु में लिखी है। क्या बुक है? बुक का नाम अमुक्ता माल्या। ठीक है, इसके ऑथर भी रहे हैं ये। तो ये सब बातें थी इनकी, किनकी? कृष्णदेव राया की। अब कृष्णदेव राया के साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर की जो इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा फ्लरिश्ड थी। ठीक है, इकोनॉमी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर एक सिस्टम चलता था जिसका नाम था नयनकारा सिस्टम। नयनकारा सिस्टम। और ये जो नयनकारा सिस्टम है ना, ये नयनकारा सिस्टम इंस्पायर्ड था। किससे था इंस्पायर्ड? इट वॉज इंस्पायर्ड बाय इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से इंस्पायर्ड था। इक्ता सिस्टम क्या होता है? अगर आप में से कोई भी जानता है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करना। ये हम लोग दिल्ली सल्तनत में अच्छे से पढ़ेंगे। इक्ता सिस्टम एक सिस्टम था जिसके थ्रू टैक्सेस लिए जाते थे। क्या ये ऐसा है, या फिर इक्ता सिस्टम कुछ और चीज थी? ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इक्ता सिस्टम से इंस्पायर्ड था नयनकारा सिस्टम। इसके साथ साथ में जो ये नयनकारा सिस्टम था, इसमें होता क्या था? नयनकारा सिस्टम के अंदर ना एक मिलिट्री कमांडेंट होता था। मिलिट्री कमांडेंट। ठीक है, और उस मिलिट्री कमांडेंट को क्या बोलते थे? अमार नायका। अमार नायका। अमार नायका को क्या करते थे? बड़ी बड़ी, ये मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि रूल करते थे। ठीक है, दे रूल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ किंग। किंग के बिहाफ पर ये टेरिटरीज पर रूल करते थे। अगर मैं आपको एक पिक्चर वाइज दिखाऊं तो ये समझ लीजिए कि ये इनको एक मिलिट्री अपनी खुद से स्टैब्लिश कर लेते थे वहां जाकर। ठीक है, और ये छोटे छोटे रूलर्स, मतलब छोटे छोटे रूलर्स नहीं, छोटे छोटे एरियाज को, छोटे टेरिटरीज को इन्हें मिल जाती थी, और उनपे ये अपना रूल चलाते थे। अपना मतलब जो है टैक्स वगैरह भी कलेक्ट कर लेते थे। उसके बाद जब राजा को जरूरत होती तो ये अपनी आर्मी उनको भेज देते थे, और ये सब लड़ाई वगैरह में भी हेल्प करते थे। तो एक तरह से ये सब्जुगेट थे राजा के ही। ठीक है, और जो कि छोटी छोटी टेरिटरीज पर अपनी खुद की मिलिट्री बनाकर और अपना काम करते थे उन पर। अब ये सब चीजें तो चलो ठीक है, इन्हीं के कारण क्या हुआ कि आप ये समझ सकते हो कि जैसे कुछ बीच बीच में क्या करते थे ये लोग,
खुद ही अपने आप की एक अलग स्टेट बनाने की डिमांड उठा देते थे। अब जैसे क्योंकि ये स्ट्रांग होते जा रहे हैं टाइम के साथ, ये अपनी खुद की स्टेट बनाना चाहते हैं, ऐसी डिमांड करने लगते थे। और इसी की वजह से एक मेजर रीजन था कि विजयनगर एम्पायर जो है वो डाउनफॉल में गया, उसका डिक्लाइन हुआ। अब अगर हम वहां की इकोनॉमी की बात करें, वहां की इकोनॉमी इतनी ज्यादा अच्छी थी कि डोमिंगो पेज, देखो क्या लिखते हैं, डोमिंगो पेज सेज everything was available in the markets of Vijayanagar from precious stones to the things of basic necessities। तो यहां से आप ये जान सकते हो कि इकोनॉमी ऑफ विजयनगर एम्पायर जो है वो किस लेवल पर होगी, वहां पर कितना कुछ था जिसके बारे में ये सब लिखा गया है। नूनीज जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, वो क्या लिखते हैं, डायमंड माइंस ऑफ विजयनगर वर द रिचेस्ट माइंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर डायमंड का काफी अच्छा ट्रेड देखने को मिला होगा, ठीक है, मतलब कि उस समय विजयनगर एम्पायर में तो इकोनॉमी भी काफी अच्छे से फ्लरिश थी। अगर हम बात करें वुमेन्स की सिचुएशन की, ठीक है, अगर हम बात करें वुमेन्स की सिचुएशन की, तो वुमेन्स का सिचुएशन भी वहां पर काफी ज्यादा बेटर था। विमेन का जो सिचुएशन था वो भी काफी ज्यादा बेटर थी विजयनगर एम्पायर में। जो लर्नड वुमेन्स होती थी, मतलब जो पढ़ी लिखी कुछ काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे चले जाती थी विमेन्स, उनको जुडिशरी जुडिशरी मतलब ये न्याय वगैरह के सिस्टम में अच्छा रोल प्ले करने को दिया जाता था। तो आप ये समझ सकते हो कि विमेन का कंडीशन अच्छा खासा था। लेकिन हम ये नहीं मतलब बोल सकते कि वहां पर सती प्रथा या चाइल्ड मैरिज जैसी चीजें नहीं थी। ऑल्दो बहुत सारे जो केसेस हैं ऐसे भी दिखते हैं कि वहां पर चाइल्ड मैरिज है, ठीक है, और साथ में सती प्रथा भी देखने को मिली है। तो पूरी तरीके से तो डेवलप नहीं था, बट हाँ कुछ जगह पर बेटरमेंट भी था, और कई जगह पर ये चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा जैसी केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये थी इकोनॉमी उनकी। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा और पीछे जाके कि भाई अगर इतना फ्लरिश्ड एम्पायर था, इतना बढ़िया एम्पायर था, सब कुछ इतने अच्छे से चल रहा था, तो डिक्लाइन कैसे हुआ, ये सब चीजें खत्म कैसे हुई, इतना अच्छा एम्पायर जो है वो खत्म कैसे हुआ। तो ये सब शुरू होती है बैटल से। एक बैटल हुई है जिसका नाम है बैटल ऑफ तालीकोटा, ठीक है। ये बैटल ऑफ तालीकोटा क्या है इसको समझ लेते हैं एक बारी। अब जो बहामनी स्टेट थी उसमें से ये जो चार पावरफुल स्टेट्स हैं, कौन कौन सी, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकोंडा। यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकोंडा। ये तो आ गया आपका बहामनी, समझ लो कि बहामनी है ये, ठीक है। नीचे आपका क्या, विजयनगर एम्पायर। जब कृष्णदेव राय जो थे, इनके बाद के मतलब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर रहे हैं कृष्णदेव राय, जिनके बारे में भी हम पढ़ रहे थे, केडी राय लिख के ये सब। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग तो थे, लेकिन इनके बाद धीरे धीरे सिस्टम थोड़ा लूज होने लगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है आदिल शाह, ठीक है। ये आदिल शाह जो यहाँ के रूलर थे, वो क्या समझते थे, उन्हें लगता था कि हम लोगों का आपस में दुश्मनी है, ये दोनों लोग आपस में लड़ते रहते थे सभी, ठीक है। तो इन्हें लगता था कि इन्हें आपस में एक दूसरे से खतरा है, तो इनको एक दूसरे को मारते रहना चाहिए, इनको वीक करते रहना चाहिए। लेकिन कुछ समय बाद इनको रियलाइज हुआ कि असली खतरा हमें आपस में नहीं है, हमें असली खतरा विजयनगर एम्पायर से है। विजयनगर एम्पायर हमारे लिए डेंजर है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो एक दिन आएगा कि विजयनगर एम्पायर वाले जो राजा हैं वो हम पे हमला कर देंगे। अलैया राम राय जो थे, वो कृष्णदेव राय के बाद जो रूलर थे, अच्युतेव राय था एक राजा, उनके बाद थे अलैया राम राजा, जो ये जो नेक्स्ट रूलर रहे हैं। अब इनके नाम आपको ये भी यहाँ पे याद ही रखने, बट ये याद रखना है कि बैटल ऑफ तलाईकोटा किसके बीच में थी, ये थी विजयनगर एम्पायर के बीच में और बहामनी स्टेट्स के बीच में, ठीक है। ये बहामनी स्टेट्स में अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकोंडा उस समय शामिल थे। अब इन लोगों ने क्या सोचा कि हम लोगों को मिलके एक अलायंस बनानी चाहिए। तो ये अहमदनगर, ठीक है, बीजापुर, गोलकोंडा और बीदर, ठीक है, इन चारों ने मिलके क्या किया, अलायंस बनाई, ठीक है। अलायंस बनाने के बाद इन्होंने अटैक करा, किस पर अटैक किया, विजयनगर एम्पायर पर। उस समय भी हमारे राजा को, यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के रूलर जो थे, उनको ये लग रहा था कि ये आपस में ही अलायंस टूट जाएगी, बना तो लिए अलायंस लेकिन ये आपस में ही टूट जाएंगे, एक दूसरे को लड़ मर के खुद ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विजयनगर एम्पायर को बुरी तरीके से डिफीट फेस करना पड़ा इस बैटल के बाद, ठीक है। जब ये बैटल हुई, बैटल ऑफ तालीकोटा, इस समय पे क्या हुआ, ये जो चारों की अलायंस थी, इन्होंने विजयनगर एम्पायर को बुरी तरीके से डिफीट किया, और डिफीट करके उनकी सारी चीजें तो लूटी। उसके बाद वो हम्पी पहुंचे, और हम्पी से भी जितना भी ट्रेजर था मतलब वहां पर, वो सब ट्रेजरी भी लूट ली, और वो
कंप्लीटली विजयनगर एम्पायर जो है वो वैनिश हो गया, उसके बाद से वो मैप से ही मिट गया। तो अगर हम देखें 4 डायनेस्टीज 1 लेगेसी, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाउंडिंग डायनेस्टीज जो थी वो कौन थी, फाउंडिंग डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पर आई सलुवा डायनेस्टी, ठीक है, यहाँ पर काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ और मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ी। तीसरे नंबर पर आई तुलुवा डायनेस्टी, जो गोल्डन एज माना जाता है विजयनगर का, काफी ज्यादा अचीवमेंट्स उनको देखने को मिली। राविडू डायनेस्टी जो फाइनल डायनेस्टी थी, जिसके बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन शुरू हो गया। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ नॉर्मल सी फैक्ट्स लिखे हुए हैं। बैटल ऑफ तालीकोटा से जो है विजयनगर का डिक्लाइन हुआ था। बहामनी किंगडम जो है वो छोटे छोटे डेक्कन सल्तनत में टूट गया था, वो सब भी हमने देखा। बट पुर्तगीज अराइवल जो कृष्णदेव राय के समय पर हुआ, जिन्होंने वो फोर्ट बनाया था, फोर्ट का नाम क्या था, भटकाल फोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अब इन सभी के बारे में ये सब चीजें आपको लिख के मिली हुई हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि हिस्ट्री को जितना आप स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद होगी, बजाय कि ये थ्योरी से पढ़ने के, ठीक है। थ्योरीज जो है उनको आप ले सकते हो, मैं आपको नोट्स तो जरूर शेयर कर दूंगी, और उसके थ्रू आप इनको लिख सकते हो। अभी कुछ एक आधा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मुझे आपको समझाना है। देखो, ये जो है कृष्णदेव राय के बारे में क्या कह रहे हैं, द ग्रेटेस्ट मोनार्क। इन्होंने काफी सारा तेलुगु क्लासिक जो लिखा है, अमुक्ता मदल्या, जम्बावती कल्याणम, ये सब इन्होंने खुद लिखे हैं, ठीक है। अष्टदिग्गज इनके कोर्ट में होते थे, ग्रेट 8 पोएट्स, जिनके अंदर पेडाना और तेनाली रामकृष्ण जैसे पोएट्स थे, जो एक इंपॉर्टेंट नाम है। गजपति किंगडम को हराया था इन्होंने, साथ साथ में पुर्तगीज जो है अलबुरुक, उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस भी मेंटेन किए थे। हजारा राम टेम्पल, विटाला टेम्पल और विजय महल, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, मास्टरपीस, जो कि इन्होंने बनाए, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अब यहाँ पर एक कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, क्या कह रहे हैं, महानवमी डिब्बा या फिर दशहरा डिब्बा, ये एक मैसिव प्लेटफॉर्म है स्टोन से बना हुआ, ठीक है, जो कि हम्पी के अंदर था, रॉयल एनक्लोजर ऑफ हम्पी, इंडिया, बिल्ड बाय द किंग कृष्ण देव राय टू सेलिब्रेट मिलिट्री विक्ट्रीज। अपनी मिलिट्री विक्ट्रीज को जो है सेलिब्रेट करने के लिए वो इसका प्लेटफॉर्म का यूज करते थे, ठीक है। और तो और यहाँ पर होस्ट होता था ग्रैंड महानवमी, नवरात्रि फेस्टिवल्स को भी यहाँ पर होस्ट किया जाता था। पोजेशन जैसे डांस सेरेमनी, ठीक है, विजयनगर एम्पायर का आर्ट, ये सब चीजें दिखाने के लिए इसको यूज करते थे। इनकी जो वॉल्स थी, इन पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन से मतलब जो कार्विंग की हुई थी सोल्जर्स की, ये सब चीजें दिखाया हुआ था। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, एक बार अगर हम इन पे फोकस करें तो यहाँ पर लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महानवमी डिब्बा। क्या है, इट वॉज द नेम ऑफ अ जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट्स। क्या ये एक स्वीट्स के बॉक्स का नाम था जो महानवमी फेस्टिवल पे बांटते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर वो अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। और ये कब बनाया गया था? कृष्णदेव राय के समय पर बनाया गया था, ठीक है। इट वॉज द नेम ऑफ अ मैसिव प्लेटफॉर्म विद बेस कवर्ड विद रिलीफ कार्विंग्स। बिल्कुल। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से? ओनली 2, ठीक है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट गलत है। ये मुझे आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। अब यहाँ पर क्या है, डिक्लाइन एंड द बैटल ऑफ तालीकोटा ड्यूरिंग, अब यहाँ पर आपको बताया अलैया राम राय थे उस समय विजयनगर एम्पायर के राजा, ठीक है। और बैटल ऑफ तालाईकोटा हुई, डेक्कन सल्तनत ने इनको बुरी तरीके से हराया। एक इटालियन ट्रैवलर है सीजर फ्रेडरिक, वो कहते हैं कि फाइनल डेज में जो मतलब उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो सब इन्होंने किया, मतलब सब कुछ लिखा है कि किस तरीके से कैटास्ट्रॉफिक लॉस हुआ, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से सिटी को तोड़ा गया, पूरा का पूरा इतना गंदी तरह तोड़ा, इतना खराब कर दिया था कि ऐसा लग रहा था कि विजयनगर कभी था ही नहीं, ठीक है। तो गोल्डन एज जो है वो कब खत्म हुई थी? आपके तुलुवा के समय ही खत्म हो गई थी, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो 3 डायनेस्टीज का अगर कंपैरिजन करें, संगमा, सलुवा और तुलुवा का, क्योंकि अराविडू के समय तो डिक्लाइन में ही चला गया था। फाउंडिंग डायनेस्टी थी ये वाली तो फर्स्ट। सलुवा जो थी अनस्टेबल थोड़ा पीरियड था ये, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, पावरफुल मिलिट्री बढ़ने, मतलब धीरे धीरे वीक रूलर्स हट रहे थे, धीरे धीरे पावर्स आ रही थी हाथ में। तुलुवा डायनेस्टी में क्या कह रहे हैं, गोल्डन एज रही है ये, आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस देखने को मिला, एक्सपेंशन देखने को मिला, लिटरली मतलब लिटरेरी फ्लोरिंग, मतलब कि जो लिटरेरी वर्क होते थे, लिटरेचर काफी ज्यादा फ्लरिश करी थी। लेजेंडरी समय रहा कृष्णदेव राय का, ठीक है। तो ये सब चीजें इनके बारे में लिखी हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो कैसे करोगे। इब्न बतूता जो थे, अब यहाँ पे आपको जरूरी क्या है कि फॉरेन ट्रैवलर्स कौन थे और उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या क्या लिखा। कैपिटल जो थी वहां की काफी अच्छे से फोर्टिफाइड है, मतलब आसपास वॉल्स बनी हुई हैं और काफी इंपॉर्टेंट रूलर्स, पावरफुल रूलर्स वहां पे हैं। ये किसके समय में आए थे? हरिहरा वन के समय में आए थे। कौन? इब्न बतूता, और मोरक्को से बिलोंग करते थे। ये दो चीजें, तीन चीजें तो पता होनी चाहिए। इब्न बतूता थे मोरक्को से आए थे और हरिहरा वन के समय आए। फिर निकोलो डी कॉन्टी, ये इटली से आए थे, नाम से पता चल रहा है। तो देवराय फर्स्ट के टाइम पर आए थे, ठीक है। विजयनगर एम्पायर की वेल्थ के बारे में बात करके गए। देवराय सेकंड के समय आए अब्दुल रजाक। फिर डुआर्टे बारबोसा,
फिर डोमिंगो पेज और फिर नूनीज। तो इनको आपको एज इट इज याद करना है क्या क्या है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वहां पर वुमेन की कंडीशन के बारे में अच्छे से इन्होंने बताया कि इन्होंने बोला कि वुमेन्स स्टेटस मेंशनिंग देयर एंगेजमेंट इन ट्रेड, कि भाई ट्रेड में है, रेसलिंग में है, एस्ट्रोलॉजी में है, इन सब में है वुमेन्स, लेकिन थोड़ा सोशल रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलता है, जैसे सती प्रथा भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो और इसको नोबल विडोज जो है उनको वॉलेंट्री परफॉर्म कर रही है, मतलब कि विडोज जो है इसको खुद ही परफॉर्म कर लेती थी, ये समझकर कि एक ऑनरेबल ट्रेडिशन है, हमें करना चाहिए इस तरीके से। महानवमी फेस्टिवल के बारे में जिक्र किसने किया, महानवमी डिब्बा को किसने समझाया होगा यहाँ पर, डोमिंगो पेज ने बताया होगा अपनी किताब में या अपने उसमें। ठीक है, तो इब्न बतूता पहले आए, फिर निकोलो दी कॉन्टी आए, फिर अब्दुल रजाक आए, फिर बारबोसा आए, फिर डोमिंगो पेज आई, डोमिनोज। ठीक है, फिर नूनीज आए। तो इन पहले यहां से इन ए बी डी एन, अब इसको देखो कैसे याद करोगे, इन ए बी और इन अब डोमिनोज। ठीक है, इन अब डोमिनोज, इन आई से इब्न बतूता, यहाँ पर एन से निकोलो डी कॉन्टी, ए से अब्दुल रजाक, बी से बारबोसा, डोमिंगो पेज और नूनीज, इस तरीके से है। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में याद रखना कि भाई वुमेन की कंडीशन को किसने बताया था, न्यूनीज ने। ठीक है, यहाँ पर महानवमी फेस्टिवल के बारे में किसने बताया था, डोमिंगो पेज ने बताया था। ठीक है, तो ये सब लिखना जरूर से और याद भी करना। अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पर इसके। ये सब था आपका विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री, विजयनगर एम्पायर किस तरीके से चला, वहां पर क्या क्या था। ठीक है, ग्रेट लर्निंग्स हमें इनसे क्या क्या मिलती है, मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या क्या थी, ये सब जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको जो मैंने चार्ट्स बनाए हैं आप इन चार्ट्स के थ्रू पढ़ सकते हो, आपको अच्छे से सब कुछ रिवाइज हो जाएगी, इससे बाहर आपको कुछ भी चीज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ओके, अब कुछ प्रीवियस टाइम में जो जो क्वेश्चन आए एक बार उनको देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है ना। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इट इज ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज, क्या पूछा है यहाँ पर, 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। नेम द प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पसेस बाय द किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विरूपाक्षा एक टेम्पल है, लोटस महल, हजाराराम, हजाराराम भी एक टेम्पल है जो विजयनगर एम्पायर में कब बना था, कृष्णदेव राय के रूल के समय बना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, महानवमी डिब्बा, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसको यूज किया जाता था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विजयनगर एम्पायर आर ट्रू। अब देखते हैं क्या सही है। किंग्स जो हैं वो रूल करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, ये तो देखो हमेशा से सही रही है स्टेटमेंट, क्योंकि सभी किंग्स जो हैं वो भगवान के नाम पे रूल करते हैं कि मैं एक भगवान का रूप हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है तुम पे अपना शासन चलाने के लिए, तो बिल्कुल सही है। विरूपाक्षा जो है उनके गॉड, वो उनको कंसिडर करते हैं, इसलिए वहां पर विरूपाक्षा टेम्पल काफी फेमस भी है। तो वो अपने आप जो है गॉड का मैसेंजर या मतलब गॉड के बिहाफ पे वो अपना रूल करते थे। रूलर्स यूज द टाइटल हिंदू सुरातरना, ये बिल्कुल सही है, उन्होंने हिंदू सुरातरना का टाइटल लेके रूल करते थे वो। ठीक है, रॉयल पोर्ट्रेट स्कल्पचर वॉज नाउ डिस्प्लेड इन टेम्पल्स, अब ये तो भाई बिल्कुल सही है, रॉयल पोर्ट्रेट और स्कल्पचर वगैरह जो है वो टेम्पल्स में शोकेस की जाती है बिल्कुल। ऑल रॉयल ऑर्डर्स वर साइंड इन कन्नड़, संस्कृत एंड तमिल, ऐसा तो नहीं है कि भाई एक ऑर्डर को तीनों लैंग्वेज में वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो रीजन्स के बेसिस पे होता था कि कहाँ पर कैसी पॉपुलेशन, अगर कहाँ पर कन्नड़ मतलब जो है लोग जानते हैं तो कन्नड़ में पब्लिश होता था, अगर तमिल लोग जानते हैं तो तमिल में पब्लिश होता था। तो थर्ड स्टेटमेंट में ऑल आ रहा है और ऑल थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट करेक्ट। तो पहला, दूसरा और चौथा 1, 2 एंड 4 आपके सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, The ruins of Hampi were brought to light by which of the following British officers? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, फैक्चुअल है इसमें, वैसे कुछ है नहीं ज्यादा। जो हम्पी के रूइंस थे, ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हम्पी के जो अवशेष बचे हैं वो कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने ढूंढ के दिए थे, तो वो थे कॉलोनल कॉलिन मैकेजी। ठीक है, इन्होंने ये चीज ढूंढ के दी थी। इन्होंने ये लगा लो कि ये अवशेष वगैरह ढूंढते थे, तो इन्होंने हम्पी के बारे में काफी सारी रूइंस ढूंढ के दी और जानकारी भी दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमार नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच ऑफ द इंपेरियल रूलर्स। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क, तो इसका आंसर आप दोगे कमेंट्स में। ठीक है, कोशिश करना कि आप पेज पलटे बिना या फिर वीडियो को पीछे किए बिना आंसर दे पाओ। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में दो ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, क्लास नोट्स चाहिए, तो आपको कहाँ मिलेंगे, ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लेना। कौन सी ऐप है, जीत ऐप। और जीत ऐप पर आपको सिर्फ क्लास नोट्स ही नहीं बल्कि बहुत और सारा भी कंटेंट मिल रहा होगा। क्लासेस काफी सारी होंगी, जो बायो की हो गई, ठीक है, और कुछ जीएस की क्लासेस भी, आपको कंटेंट वहीं पे अपलोड होगा। ठीक है, तो वहां से आप इनको रीच कर सकते हो अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो।
इसके साथ-साथ में ये सेशन आपको कैसा लगा वो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाउ वाज़ द सेशन? ठीक है? क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम एंड जय हिंद।